हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मेरे बच्चों मैजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतर होंगे, अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं भारत का सार के बारे में। आज आपकी क्लास है और ये क्लास आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने दी जा रही है, आप लोगों के लिए ही है, ठीक है, जिसमें आप कई सारी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और ये मान के चलना कि लगभग ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल करने वाली वीडियो होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भारत के इस सामान्य परिचय से। अगर हम आपसे कहें कुछ शब्द कि कुछ प्रश्न हैं, आपसे कहें कि भारत शब्द जो है, भारत देश की उत्पत्ति हुई कैसे, भारत देश की उत्पत्ति जो हुई किस महाद्वीप से हुई, भारत को किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही नहीं, भारत को उपमहाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है, भारत को उपमहाद्वीपीय के नाम से जाना जाता है। और भारत ऐसा भी नहीं है कि छोटा मोटा देश है, भारत एक महान देश है जहाँ की सभ्यता संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव सभ्यता पुरानी है। समझ पा रहे हैं बाबू? उतनी ही पुरानी है सभ्यता और संस्कृति। अच्छा, आज से अगर आपसे कहें कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, तो आप लोग बता पाएंगे? कोई लोग? बाबू लोग, सभ्यता क्या है? सभ्यता आपके अंदर से दिखती है और संस्कृति आपकी बाहर से दिखती है। जैसे हम कपड़े पहने हैं तो ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। हम आपसे किस प्रकार बात कर रहे हैं, ये सभ्यता है। समझ गए? उम्मीद है आप लोग समझ तो रहे होंगे। अब हम देखते हैं भारत एक ऐसे ही। अच्छा, आप लोग क्या करना बाबू, एक जितना भी हम जो कुछ भी कराएं, एक बढ़िया सी फेयर बना लेना, है ना। फेयर बनाने के बाद और जब भी आपका पेपर लगे, है ना, तो आप उसी फेयर को दोहरा के चले जाना और काफ़ी मदद करेंगे। लगभग ये मान के चलना, हर एक एग्ज़ाम को देखते हुए आपके सामने लेक्चर को परोसा जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि रफ मतलब ऐसे ही आपको दे दिया जाएगा। मित्र, एक बात याद रखना, हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोच लें कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो सही नहीं होगा, कंटेंट में दम नहीं होगी। तो कंटेंट में अगर दम ही देखनी है ना, एक कॉन्सेप्ट ही डेवलप करना है ना, तो लास्ट तक बने रहना मित्र। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा और बाद में आपको दिखाएंगे भी कि कितनी किताबों का संग्रह, कितनी किताबों का कलेक्शन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बाद में आपको किताबें भी दिखा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है चौपतिया पढ़ के आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो भारत का सामान्य परिचय को समझने के लिए आपको पहले एक रफली डायग्राम भारत का बनाना होगा। रफली डायग्राम आपको भारत का बनाना आना चाहिए। आप लोग हमारे साथ में ऐसे ही बनाते रहें, रफली ऐसे बना लें बाबू लोग, रफली, ठीक है। जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही एक रफली आप भी बना लें, ठीक है, ऐसे ही। और हमें लगता है आप लोगों को बनाना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को। और ऐसे ही रफली एक बना लें। ज़्यादा अब ऊपर जाएंगे तो वो फिर टच करेगा, है ना, उसको हमको ड्रॉप करना पड़ेगा बाबू लोग। इसको हटा दें या फिर, है ना, तो फिर थोड़ा सही बनेगा। इसको हटा देते हैं, है ना, टॉपिक का नाम तो पड़ ही गया है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद में फिर आपको हम घुमा देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा ही एक डायग्राम बढ़िया सा बना लें, ठीक है। एक डायग्राम आप लोग भी ऐसा ही बना लें, ठीक है। तब आपको बढ़िया बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। और भारत को समझने के लिए आप ग्लोब को पहले समझना होगा। भारत को समझने के लिए पहले आपको ग्लोब पर आना पड़ेगा, ठीक है।
आप रफली ऐसे बनाते हुए चले जाएं, रफली ही ऐसे बनाते हुए चले जाएं, आपको सब कुछ बताएंगे कि भारत के कितने नाम थे, सब कुछ बाबू। अभी आप जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं तो आप डायग्राम बनाएं, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे, ठीक है। अभी आप ऐसे रफली बनाते चलते हुए जाएं, है ना। तो आप ये देखेंगे कि ये ग्लोब है और ग्लोब पर जो बीचों बीच से रेखा खींची हुई है, जो बीचों बीच से, देखो अब कुछ लोग कहेंगे यार इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम माइकल जैक्सन नहीं बन जाएंगे बाबू, ठीक है, कि समझाएं इधर और देखें उधर, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जब हम इधर समझा रहे हैं तो मतलब इधर ही देखेंगे, ठीक है। तो आप समझें इस चीज़ को, ग्लोब पर बिल्कुल बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, पहला नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जस्ट ये पहला नाम है, अभी समझते जाना। अब मूल रूप से ये मान के चले क्लास यहीं से आरंभ हो गई, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं ताप रेखा, ताप रेखा। इसका तीसरा नाम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसका चौथा नाम इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है बाबू। उम्मीद है आपको इन्हीं फैक्ट के आधार पर पता चल रहा होगा कि कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं। अगर आप लोग थोड़ा भी हल्का फुल्का पढ़ा होगा तो आज आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद क्या है, जैसे 0 डिग्री के जस्ट ऊपर जाएंगे तो 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, ऐसे चलता जाएगा बाबू। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। फिर जस्ट इसके ऊपर जाएंगे, ये है 66.5 अक्षांश, इसका नाम है आर्कटिक, आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, ठीक है बाबू। और ऊपर गए थे कर्क रेखा, उसके ऊपर आर्कटिक रेखा, उसके नीचे ताप रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर ताप रेखा। जस्ट उसके नीचे आए, यहाँ पर 0 डिग्री के जस्ट 23.5 चले तो कर्क रेखा। जस्ट नीचे आएंगे तो 23.5 पर वहाँ नहीं लिख पाएंगे, या फिर इसको हटा दें ये सारे पॉइंट, है ना, ये सारे पॉइंट हटाएं तो फिर इसी पास में लिखें हम, ठीक। यहाँ पर साढ़े, मार्कर में इंक डाल दो भाई, देख रहे हो चल नहीं रहा, 23.5, ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा, मकर रेखा। इस रेखा का नाम क्या है, वहाँ 23.5 उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ये गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। गोलार्ध नाम क्यों है, क्योंकि गोले का आधा है इसलिए गोलार्ध है, ठीक है। उसके बाद वहाँ 66.5 पर आर्कटिक है और यहाँ 66.5 पर अंटार्कटिक है। कौन सी है बाबू, अंटार्कटिक है। कौन सी रेखा है, अंटार्कटिक रेखा है। अच्छा, आप लोग कहते हो का नहीं बनाए, अंटार्कटिक रेखा है, ठीक है। कितने पर है, ये भी 66.5 पर ही है, 66.5 पर है। ये फिर क्या है जी, यहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक, और ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जब विषुवत रेखा से अक्षांश रेखा, जब विषुवत रेखा के ऊपर या नीचे जाने पर अक्षांश रेखाओं घटती हैं या बढ़ती हैं, और उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से जब अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा की ओर जाती हैं तो क्या होता है, बढ़ती हैं या घटती हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों ने अब सुना होगा कि यार 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से, सबको लगभग पता होता है ना, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, सबको पता है। इसके लिए एक ट्रिक भी आते हैं, मित्र पर गमछा झार, सबको पता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, मित्र पर गमछा झार से क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है, भारत की कर्क रेखा पर स्थित वह राज्य बताएं जो पूर्वी ओर से
तीसरे स्थान पर है। क्या बता पाएंगे? नहीं, तब आप फंस जाएंगे। अगर ट्रिक से याद किए हैं तो विश्वास मानो मित्र, फंस जाओगे आप। ठीक है, इसलिए ट्रिक पर नहीं, आप एक बार विजुअलाइज कर लीजिए। जैसे ही आप एक बार विजुअल हो जाएंगे सारे राज्यों से, फिर आप अपने मन से राज्य बनाने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार मैप को देखना है, जिस प्रकार पास से आते हुए आप बेरोजगारी को देख रहे हैं, उस प्रकार से मैप को देखना है, तो शायद आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाए। समझे बाबू? बहुत गहरी बात बता रहे हैं आपको। बेरोजगारी को जितने पास से आप देख रहे हैं ना, उतने पास से मैप को देखना है। 23.5 अगर आपने पढ़ लिया कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से ऐसे होकर जाती है, तो अगर हम एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दें ऐसे, तो क्या भारत यहाँ से नहीं जाएगा बाबू? कर्क रेखा, एक सेकंड, क्या बोल बना दिया। अगर यहाँ से हम बना दें बाबू, तो कुछ इसी प्रकार से जाएगी। बोलो आप लोग, कुछ इसी प्रकार से जाएगी? 23.5 ऐसे निकल जाएगी। अरे ऐसे निकल जाएगी। तो अब समझना, लगभग भारत के बीचों बीच से निकल रही है। अब समझना, अगर भारत के बीचों बीच से निकल रही है, तो क्या भारत की स्थिति यहाँ पर ऐसी कुछ नहीं होगी? अब आप लोग बताएं, क्या भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार होगी? अब समझना, 0 डिग्री अक्षांश से क्या भारत का दक्षिणी बिंदु टच कर रहा है? तो आंसर आएगा नहीं, टच कर रहा है। 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त के पास से क्या भारत का उत्तरी बिंदु टच कर रहा है? तो आंसर है नहीं। क्या भारत का पूर्वी बिंदु लास्ट वाले देशांतर को टच कर रहा है? तो आंसर है ना। फिर 0 डिग्री देशांतर, फिर यहाँ से एक देशांतर चलेगा ऐसे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही से चलते जाएगा बाबू, ऐसे ही से चलते जाएगा। आप लोगों ने ग्लोब तो देखा ही होगा, बढ़िया वाला ग्लोब तो देखा ही होगा। नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, आज देख लो। ठीक है, सारी रेखाएं कहाँ पर मिल रही हैं? सारी रेखाएं कहाँ पर मिल रही हैं? पोल पर आती हुई सारी रेखाएं मिल रही हैं। ठीक है, ये है खरबूजे के टाइप का। अब आप देखें, कोई ना कोई देशांतर भारत के पश्चिमी बिंदु को टच किया है, कोई ना कोई देशांतर भारत के पूर्वी बिंदु को टच करते गया है, और कोई ना कोई देशांतर ऐसा होगा जो भारत के उत्तरी बिंदु को भी टच करके गया होगा। कोई ना कोई बिंदु ऐसा होगा जो भारत के दक्षिणी बिंदु को भी टच करके, कोई ना कोई अक्षांश ऐसा है जो टच करके गया होगा। समझ पाए बाबू? लेकिन इतना ज़रूर है कि 0 डिग्री के जस्ट ऊपर है, तो जाहिर सी बात है, अगर अब हम लोग तुक्का भी लगाएंगे तो मतलब क्या है, 66.5 से नीचे लगाएंगे, 0 के ऊपर लगाएंगे, यानी 23.5 से भी नीचे ही लगाएंगे। देखो नहीं, 23.5 तो बीचों बीच से निकल रही, इससे भी नीचे लगाएंगे। और समझ पाए? और 0 डिग्री के पास से, अब 0 डिग्री है, विषुवत रेखा से भारत की कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। अब सोचो, यहाँ से ये है दक्षिणी बिंदु, तो यहाँ से 0 डिग्री से भारत के दक्षिणी बिंदु की, यानी भारत से विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी है? ये भी क्वेश्चन आता है भाई, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। समझे? तो क्वेश्चन आपका कोई नहीं छूटेगा, आपको बताएंगे अभी। ये अगर आपको इतनी कॉन्सेप्ट डेवलप हुई हो, अच्छा ये स्थिति एवं विस्तार में ही आप समझ रहे हैं कि ये है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ है? यहाँ पर है। समझ पाए? अगर आपसे हम पूछें बाबू, ऐसे है जैसे ये क्या है? अक्षांश है। अक्षांश रेखाएं वही ऐसी रेखाएं होती हैं जो दो रेखाओं को कभी काटती नहीं एक दूसरे को। ये सदैव अपने परम मित्र की तरह होती हैं, जो साथ में तो चलती हैं लेकिन एक दूसरे पर कभी ओवरटेक नहीं करती हैं। देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं हो गई, जो उत्तर से दक्षिण की ओर है ना, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, वो अच्छा, खैर कोई बात नहीं। अब सोचो, मान लिया ये एक अक्षांश है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3, 4, 5, 6। अब मान लो किसी का नाम कुछ भी ले लो, है ना, पप्पू ले लो, किसी का नाम मान लो 4 डिग्री अक्षांश है और 4 डिग्री क्या है बाबू? देशांतर है ना।
4 डिग्री अक्षांश 4 डिग्री देशांतर। मान लो राधा रानी का घर, राधा रानी को हमको सर्च करना है, राधा रानी को सर्च करना है, ठीक। और राधा रानी रहती हैं 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर पर। राधा रानी का घर कहाँ है? 4 डिग्री अक्षांश 4 डिग्री देशांतर पर। तो आप लोग कहाँ पर बाबू सर्च करेंगे? 4 डिग्री अक्षांश यहाँ, 4 डिग्री देशांतर यहाँ, यानी राधा रानी कहाँ रहती है? यहाँ पर। कहाँ पर रहती है? यहाँ पर। अब मान लिया हमको गिरधारी को खोजना है, गिरधारी मतलब कृष्ण जी को खोजना है, कृष्ण भगवान को खोजना है। तो मान लिया उनकी स्थिति के बारे में पता चला कि वो 5 डिग्री अक्षांश और 5 डिग्री देशांतर पर रहते हैं। तो 5 डिग्री अक्षांश पर ऐसे चले और 5 डिग्री देशांतर पर आके रुक गए। तो मतलब कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहते हैं। समझ में आया बाबू? समझ में आया? वैसे ही भारत की स्थिति के बारे में अब हम लोग विजुअलाइज हो गए, बिल्कुल समझिए, इतनी बात समझ में आई। अब आपको बताते हैं कि ऐसा कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक भारत की स्थिति का एवं विस्तार है ना? कितने अक्षांश कितने देशांतर पर भारत की स्थिति का विस्तार है, ठीक है। ये बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं बाबू, ठीक है। ये हटा देते हैं। तो भारत का दक्षिणी बिंदु अगर देखा जाए तो कितना है बाबू? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कितना? 6 मिनट तक है। और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो अब आप लोग बाबू बताएं, कि भारत का विस्तार, भारत कितने अक्षांशों के बीच में है? भारत कितने अक्षांशों के बीच में है? भारत कितने देशांतरों के बीच में है? यानी 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तब आपको जो आप रटते रहते हैं ना, ये एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट ही मैं पैदा करने आया हूँ आपके बीच, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल खोल के पढ़ना है। ज्योग्राफी मतलब खोल के, समझ गए? अब समझना, 68 डिग्री 7, 97 डिग्री 25। अगर पूछे कि भारत कितने अक्षांश के बीच में है तो 97 डिग्री 25 और 68 पॉइंट यानी 68 डिग्री 7 मिनट इसमें घटा लेंगे तो स्थिति निकल आएगी कितने अक्षांश के बीच में। 15 में 7 गया 8, यहाँ 1, 17 में 8 गया 9, 29। और यहाँ पर ये तो निकल आया। यहाँ पर अगर पूछा जाए कितने देशांतरों के बीच में है, यानी कितने अक्षांशों के बीच में, ये तो अक्षांश आ जाएंगे ना, ये देशांतर होगा बाबू, ये देशांतरों का अंतर है। अब अक्षांश का अगर निकाला जाए 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ कितना है 8 डिग्री 4 मिनट, अंतर निकाल लो 2, यहाँ 17 में 8 गया 9, 2 यानी 29.2 अप्रोक्स मान के चलें, लगभग 30 देशांतर और 30 अक्षांश। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की आकृति समचतुष्कोणीय है। समचतुष्कोणीय है। कैसी है? समचतुष्कोणीय है। समझे बाबू? भारत की आकृति कैसी है? समचतुष्कोणीय है, मतलब समान है। सम का मतलब समान है, समझे? मतलब अक्षांश भी बराबर लगभग है, देशांतर भी लगभग बराबर है। और 2 देशांतरों के बीच में दूरी जो होती है 111 किलोमीटर के आसपास की होती है। और 2 अक्षांश के बीच में जो दूरी होती है वो ये लगभग में है बाबू। वैसे तो होती है 111 पॉइंट, एग्जैक्ट अगर हम बताएं तो आप परेशान न होना, 111.232 किलोमीटर होती है। ठीक, आपका भाई हर एक पॉइंट बता देगा, लेकिन ये टॉपिक है नहीं, हमारा टॉपिक है अक्षांश देशांतर का। लेकिन यहाँ से हम अप्रोक्स में लगभग में वैल्यू निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। 111 किलोमीटर अप्रोक्स में मान लो, ठीक है। क्या फिर लिखें उसमें, हो गया। अब सोचो बाबू 29.28 यहाँ पर है, 29.28 यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी ना, अरे अक्षांश है, अब इतने अक्षांश का देशांतर है, इतने देशांतरों का अंतर निकला है, तो क्या हम दूरी यहाँ से नहीं निकाल सकते? जब एक देशांतर की दूरी निकल आई है, इतनी है, तो इसको क्या करेंगे, इससे गुणा करा देंगे, यानी अप्रोक्स 30 मान के चलो। क्यों बाबू? अप्रोक्स 30 मान के चलो, 111 से करा दो, ठीक है। तो ये वाली दूरी निकल आएगी। और फिर ये वाली दूरी निकालने के लिए 30 मान के चलो और ये वाली दूरी निकाल लो, यानी 29
0.2 इधर से निकली, और आप लोग कहेंगे कि लगभग लगभग करते हुए निकाल वही रहे 29.18। ठीक, ये गुणा करा लेंगे, टोटल दूरी आपकी निकल आएगी। तब जब गुणा कराने के बाद जो दूरी निकलेगी, ये दूरी जो निकलेगी बाबू, और ये दूरी जो निकलेगी, इसकी जो दूरी निकलेगी ये कितनी निकलेगी 33.14, और ये दूरी जो निकलेगी 29, कितनी निकलेगी 32.14। ठीक है, कितनी निकलेगी 32.14, और ये कितनी निकलेगी 29.33। कितनी निकलेगी बाबू 29.33। अब गुणा करा के देख लिया, अप्रॉक्स में लगभग इतनी ही दूरी निकलेगी। अप्रॉक्स में कितनी दूरी निकलेगी बाबू, लगभग इतनी ही दूरी निकलेगी। ठीक है, ये हमने आपको क्या बता दिया, दूरी बता दिया, उत्तर से दक्षिण की, पूर्व से पश्चिम की। आई होप ये आपको जानकारी समझ में आई होगी। रट्टाफिकेशन अगर रट्टा नहीं मारा होगा तो बेहतरीन रूप से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए, यहाँ क्या बताया था 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक, तो भारत का अगर पूछा जाए कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पुटअप कर दिया, भारत का मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का अगर मुख्य भूमि से अगर पूछा जाए, मुख्य भूमि से, क्वेश्चन चेंज, मुख्य भूमि से अगर पूछा जाए तो कन्याकुमारी आएगा। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी एक होने पे बन गया है। समझ में आया बाबू, मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है बाबू, कन्याकुमारी। पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाए, पश्चिमी बिंदु तो गुहार, मोती, या गौर माता, या सर क्रीक, या और बता दें नारायण सरोवर। ठीक है, पॉइंट हम कोई नहीं छोड़ेंगे बाबू। ठीक है, इतना डेप्थ में चले जाएंगे कि आप आराम से है ना किसी भी परीक्षा को टच कर सकते हैं, इतने काबिल बन जाओगे। 37 डिग्री 6 है। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि यार किस लेवल से जा रहे हैं। ठीक है, 37 डिग्री 6 मतलब उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। ठीक है, दक्षिणी बिंदु, अब दक्षिणी मुख्य भूमि से अगर पूछेगा तो फिर कन्याकुमारी है, लेकिन ऐसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो क्या है बाबू 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा हल्का सा, यहाँ पर हम बना रहे हैं एक भारत प्यारा सा, यहाँ पर देखेंगे तो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है। क्या है, अंडमान निकोबार, 3 3 6 1 7, अंडमान निकोबार है। क्या है बाबू, अंडमान निकोबार है। यही ऐसे बना देते हैं, अंडमान 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो एक पॉइंट यहाँ पर तो क्या है बाबू, आप लोग समझ रहे होंगे श्रीलंका है। ठीक, तो यहीं पर अपना एक दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, यहीं पर एक अपना दक्षिणतम बिंदु माना जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से, 6 डिग्री 4 मिनट से, 6 डिग्री 4 मिनट से। इसका नाम क्या है, जब दक्षिणतम बिंदु की बात आएगी तो इसको कहा जाता है पार्सन पॉइंट। क्या कहा जाता है, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या फिर पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, या फिर ला हिचिंग पॉइंट, क्या लिख गया, पॉइंट, या फिर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। समझ में आया बाबू, इतनी चीज़ समझ में, कुछ नहीं हमने बताया, सिर्फ अक्षांश बता दिया कि पश्चिमी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर। ठीक है, भारत का। उसके बाद हमने चारों तरफ की बाउंडिंग कर दी भारत की, कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, अब बताया नहीं, तेजू किबुथु है। कौन सा है बाबू, तेजू किबुथु है, तेजू किबुथु है। ठीक है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, तेजू किबुथु है। उत्तरी इंदिरा कॉल है, यहाँ पर कॉल है और यहाँ पर पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। समझ गए, पूर्वी और दक्षिणी, यानी उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, और दक्षिणी
क्या बोल दिया, उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, सही बोल रहे थे, और दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, या फिर पार्सन पॉइंट, या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर लाइचिंग पॉइंट, कोई भी मिल जाए। पश्चिमी बिंदु में अगर देखा जाए सब एक पास में हो गया, गुहार मोती, गौर माता, सरक्रिक या नारायण सरोवर। इतनी बात समझ में आई। हमने आपको इसके मध्य की दूरी भी बता दी कि उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है बाबू, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, 32-14, कितनी है, 32-14। लेकिन पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है बाबू, 29-33, 29-33। हमने ये भी निकाल के बता दिया आपको कि 29-33 कैसे आती है, 32-14 कैसे, सब कुछ बता दिया। 29-33 कैसे आई, 32-14 कैसे दूरी आई। भारत की आकृति के बारे में आपको पता लग गया कि भारत का आकार कैसा है, आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है, कैसा है, चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय है, लेकिन कैसा, समचतुष्कोणीय है। भारत की जलवायु अगर देखा जाए तो आप थोड़ा हल्का सा ग्लोब पर आ जाएंगे, हल्का सा छोटा सा ग्लोब बनाएंगे और जलवायु के बारे में देख लेंगे। जलवायु के बारे में समझो, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे ताप रेखा समझते हैं, यहीं से समझते हैं ताप रेखा। ये क्या है बाबू, कर्क रेखा, जल्दी जल्दी समझते हैं क्योंकि हमने बता दिया है। ये क्या है, आर्कटिक रेखा, ये क्या है बाबू, आर्कटिक, और नीचे मकर रेखा है, मकर, और ये नीचे क्या है, अंटार्कटिक, ऐसे समझते हैं। अब समझना, अरे ये अंटार्कटिक है, ठीक है बाबू, अंटार्कटिक रेखा है। अब समझना, जब सूर्य वर्ष में 2 बार यहाँ पर चमकता है, 2 बार, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा यही इसी डिग्री पर होगा, इसी शून्य अक्षांश पर होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है ताप रेखा। और इस क्षेत्र में जितने भी भूभाग होंगे, जितने भी देश होंगे, सारे के सारे टेम्परेचर से युक्त देश होंगे, सारे के सारे जितनी भी जनजातियाँ रहती होंगी, जितने भी रहने वाले होंगे, सारे के सारे कलुआ होंगे, सारे के सारे कैसे होंगे, कलुआ होंगे, यानी काले होंगे। और लेकिन भारत कहाँ पर है, भारत यहाँ पर है, कर्क रेखा को तो टच नहीं कर रहा, लेकिन कर्क रेखा के पास है। तो जब सूर्य यहाँ कर्क रेखा पर चमकेगा तब की स्थिति क्या होगी, दिन और रात उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में दोनों जगह क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि सूर्य कहाँ पर चमक रहा है, सूर्य चमक कहाँ पर रहा बाबू, 0 डिग्री अक्षांश पर। अब जाहिर सी बात है, अगर 0 डिग्री पर चमकेगा तो इधर भी दिन बराबर होगा, इधर भी दिन बराबर होगा, रात यहाँ भी बराबर होगी, रात यहाँ भी बराबर होगी। लेकिन जब सूर्य यहाँ पर चमकेगा तो यहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में बदलाव हो जाएगा। आप सोचें, अच्छा आपके घर में अगर कोई मेहमान आएगा तो आपकी स्थिति एक दिन के लिए बदल जाएगी, आपके घर की स्थिति, और जब वो मेहमान फिर से चला जाएगा तो उस घर की स्थिति यथा स्थिति में आ जाएगा, जिस प्रकार आप रह रहे होंगे। क्यों सर, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो हमने क्या बताया, इस क्षेत्र में जो भी मतलब टेम्परेचर से युक्त वाला क्षेत्र जो होगा, ये वाला क्षेत्र होगा। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी ये वाली बात। तो इसीलिए इसको ये, अरे फिर बताया तो है ही नहीं, सर के चक्कर में बताया नहीं, ठीक। ये 0 डिग्री था बाबू। तो भारत की स्थिति कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, है ना। तो यहाँ टेम्परेचर है और इस क्षेत्र में टेम्परेचर नहीं है ना। तो ये वाला क्षेत्र कैसा है हमारा, ये वाला क्षेत्र कैसा होगा, ठंडा, और ये वाला क्षेत्र कैसा होगा, गर्मी, है ना। तो एक तरफ ठंड है, एक तरफ गर्म है, इसीलिए भारत की जलवायु कैसी है बाबू, शीतोष्ण है। कैसी है, शीतोष्ण। अगर पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है तो कैसी है, शीतोष्ण है, ठंडी भी है, गर्मी भी है ना। यानी अगर शीतोष्ण है, शीतोष्ण मिल रहा तो ठीक है, अगर शीतोष्ण नहीं मिल रहा तो उपोष्ण मिलेगा, उपोष्ण, ठीक है। यानी कुछ ठंडा भी है, कुछ गर्म भी है, ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ये वाली मेरी बात, ठीक है। इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। हमने आपको स्थिति बता दी, है ना, विस्तार बता दिया, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक है, और उसके बाद हमने फिर क्या बता दिया बाबू, उत्तर से दक्षिण की लंबाई बता दी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई बता दी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बाद आकार बता दिया। अब भारत के नाम देख लेते हैं कि भारत के कितने नाम हैं। आप लोग बताएं, अगर आप लोगों को पता हो कि भारत के कितने नाम हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो बताएं बाबू। हम आपको एक ट्रिक दे देंगे, आपको याद हो जाएंगे। हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, उसके माध्यम से आपको याद हो जाएंगे कि भारत के कितने नाम हैं, ठीक है।
ठीक, एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता देंगे। ट्रिक क्या है? बिहार। ठीक, ट्रिक क्या है? बिहार। अगर ये शब्द, ये राज्य आपको पता है, अरे क्या हो रहा है, बिहार, ठीक है, तो भारत के लगभग नाम पता चल जाएंगे इससे, है ना। तो बी से क्या है बाबू? भारत, पहला नाम। इसके पहले जो नाम था अभी आपको पता चलेगा, आई से इंडिया। अनुच्छेद पहले आर्टिकल में ही लिखा गया है इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, आर्टिकल नंबर 1 में ही लिखा है। एच से हिंदुस्तान, एच से क्या है बाबू? हिंदुस्तान, ये भारत का तीसरा नाम। आ से आर्यावर्त, आर्यावर्त, ये सबसे पहले नाम है। राजा भरत के नाम पर ये नाम पड़ा था, भारत। राजा भरत के नाम पर नाम भारत रख दिया गया था। हिंदुस्तान के लोगों ने इसको क्या लिख दिया था? हिंदुस्तान। आर से क्या है बाबू? रुहेलखंड, आर से क्या है? रुहेलखंड। तो आपको पता चल गया कि भारत को कितने नामों से जाना जाता है। भारत को कितने नामों से जाना जाता है? भारत के 5 नाम हैं। अब इसके बारे में, हर एक शब्द के बारे में हम डिटेल व्याख्या हिस्ट्री में करेंगे, क्योंकि ये यहाँ का टॉपिक नहीं है ना, कि रुहेलखंड मतलब क्या है, जम्बूद्वीप, भारत पुंज, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। जब हम वैष्णव संप्रदाय पढ़ाएंगे, वैष्णव धर्म पढ़ाएंगे, वहाँ पर सारी चीज़ों की डिटेल व्याख्या करेंगे, समझ गए। अभी यहाँ का ये टॉपिक नहीं है, वरना हम टॉपिक से फिर हिस्ट्री पहुँच जाएंगे। टॉपिक से भ्रमित नहीं होना। हम उम्मीद है आपको भारत के नाम पता चल गए होंगे, उम्मीद है भारत के आपको नाम पता चल गए होंगे। अब भारत की स्थिति आपको दिखा देते हैं एक बार, राज्य के आधार पर, राज्य के आधार पर आपकी भारत की स्थिति दिखा देते हैं। आप सोचिए बाबू, ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये पाक अधिकृत में चला गया है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये चाइना के अधिकार क्षेत्र में आ गया। अभी आप समझें, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? 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 अब आप कहेंगे, हे भगवान, अभी तक तो हमने जम्मू ही सुना था, जम्मू कश्मीर सुना था, अब ये क्या क्या बना दे रहे हैं, है ना। तो परेशान न हो, है ना। अभी आप सिर्फ हम आज सुन लें, आज सुन लें, फिर अगर आज सुन लिया हमको विधिवत, तो कल जब लेक्चर आएगा ना, कल, तब आपको जो आप याद करते हैं ना कि भारत की स्थिति के बारे में, कि कौन सा देश भारत के कितने राज्यों को टच करता है, कितने डिग्री की सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर की दूरी की सीमा बनाता है ना। आप लोग रट्टा मार देते, हे भगवान, सब सत्यानाश कर देते पूरा, ठीक है। आपको दिखा दिखा के हम बताएंगे कि अच्छा बांग्लादेश यहाँ पर है, कितने क्षेत्र में, कितने क्षेत्र को टच कर रहा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है, कितने किलोमीटर की। अफगानिस्तान को तो दिखा देंगे, ठीक है। चाइना को दिखाएंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक टच करेगा, इसीलिए कितनी दूरी है। फिर भूटान को भी दिखाएंगे, नेपाल को भी दिखा देंगे, भूटान को भी दिखाएंगे, यहाँ पर श्रीलंका को दिखा देंगे, यहाँ पर मालदीव को दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि कौन सा राज्य टच नहीं करता है, ठीक है। सब पूरा दिखा देंगे। इस क्षेत्र में अपने गद्दार भाई को दिखा देंगे, है ना। भाई कहने के लायक तो है नहीं, है ना। हाँ, काम तो कुत्तों वाले हैं, खैर, लेकिन फिर भी बताएंगे इसके बारे में भी, है ना, एक दिन। खैर कोई बात नहीं, है ना। ये वाला क्षेत्र बाबू हो गया। उसके बाद आप समझो, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। आप लोग उम्मीद है समझ रहे होंगे, ठीक। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? अब आप लोग बताएंगे। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र। ये क्षेत्र कौन सा है बाबू? ये क्षेत्र कौन सा है? गोवा। ये क्षेत्र कौन सा है? गोवा। ये क्षेत्र अगर गोवा है तो आप लोग बताएं, ये क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र। और ये वाला क्षेत्र कौन सा है बाबू? ये केरला है। ये कौन सा है? ये केरल, ये कर्नाटक, ये गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। एक बार ऐसे ऐसे पढ़ें, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र,
केरल, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे चलना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या है बाबू, ये तमिलनाडु, ये क्या है तमिलनाडु, ये वाला क्षेत्र क्या है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र। तमिलनाडु के बाद ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र आंध्रा, ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा तेलंगाना, ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा तेलंगाना। अब समझ पा रहे हैं कैसे बनते हुए जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं एक दूसरे से कौन सा राज्य टच कर रहा है। आराम से बिल्कुल बना सकते हैं भाई मैप, आराम से समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आराम से, बहुत बारीकी से, कुछ इस कदर से आपको बताएंगे। और आप अब यहाँ से निकालते हुए चले गए, अच्छा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये वाला क्षेत्र बाबू कौन सा निकलेगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये कौन सा होगा तेलंगाना। तेलंगाना के बाद ये वाला क्षेत्र कौन सा आएगा, ये वाला क्षेत्र, ये उड़ीसा। उड़ीसा के बाद फिर ये पश्चिम बंगाल चल रही, ये कौन सा पश्चिम बंगाल। उसके बाद फिर आप ये वाला क्षेत्र देखेंगे, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा आएगा बाबू, ये वाला क्षेत्र कौन सा आएगा, अब आप बताएं ये वाला क्षेत्र कौन सा आएगा। हालांकि ये क्षेत्र यूपी से ऐसे करके ऐसे आता है, ठीक, हाँ, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है एमपी, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है बाबू छत्तीसगढ़, ठीक है। ये क्षेत्र कौन सा है छत्तीसगढ़, नहीं समझ पाए, छत्तीसगढ़ लंबा ही है, ऐसे करके ऐसे है छत्तीसगढ़, कैसे ऐसे ही, अरे आप लोग नहीं समझे। ये वाला क्षेत्र बाबू ऐसे करेंगे तो ये एमपी वाला क्षेत्र नहीं निकलेगा। बस ये है कि यहाँ ललितपुर हम बनाना चाह रहे थे, जो 3 ओर से यूपी से घिरा हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पर ये कौन सा आ जाएगा झारखंड, फिर यहाँ से ऐसे चलेगा, ये कौन सा आ जाएगा बिहार, फिर यहाँ से अपना यूपी। मतलब आप समझ लें वो अगर हम अब बनाएं इसमें तो गिचपिच हो जाएगा, है ना। अब समझना, इधर से अच्छा समझना एक पास से। उसके बाद गुजरात के बाद फिर ऊपर चलेंगे बाबू, ये वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र, अब समझे, ये वाला क्षेत्र पंजाब, और ये वाला क्षेत्र राजस्थान, समझे। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, ठीक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, समझे, इतनी बात समझ गए, उम्मीद है आप लोग समझेंगे, ठीक है। फिर इधर से देखते हैं बाबू, इधर से देखते हैं, ये वाला क्षेत्र एचपी, फिर ये वाला जो यहाँ से बनेगा उत्तराखंड, हाँ, उत्तराखंड के बाद ये वाला इधर से बनेगा उत्तर प्रदेश। अब देखो गिचपिच होने लगा, है ना। उत्तर प्रदेश के बाद फिर यहाँ बिहार, और बिहार के बाद फिर इधर पड़ेगा झारखंड, ठीक। फिर ये वाला क्षेत्र कौन सा आएगा असम, ये वाला क्षेत्र कौन सा आएगा बाबू, ये वाला जो कटा उसे उठा हुआ है ये है सिक्किम, ठीक है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है सिक्किम, ये वाला क्षेत्र कौन सा है एपी, कौन सा अरुणाचल प्रदेश। ये क्षेत्र कौन सा है बाबू एपी, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश, एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश। फिर ये वाला क्षेत्र कौन सा है बाबू नागालैंड, कौन सा है नागालैंड, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ये क्षेत्र कौन सा है नागालैंड। नागालैंड के बाद ये वाला क्षेत्र कौन सा आ जाएगा बाबू, ये वाला क्षेत्र। नागालैंड के बाद ये क्षेत्र कौन सा आ जाएगा आप लोग बताएं। नागालैंड के बाद मणिपुर। फिर ये वाला कौन सा आ जाएगा बाबू मिजोरम, कौन सा आ जाएगा मिजोरम। ये वाला कौन सा क्षेत्र आएगा बाबू त्रिपुरा, कौन सा आएगा त्रिपुरा। ये वाला क्षेत्र असम, कौन सा आएगा असम। 1 2 3 4 5 6 असम के बाद ये कौन सा है सिक्किम, ये कौन सा है सिक्किम। कोई छूटा क्या, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, ठीक हो तो गए। 1 2 3 4 5 6 7 7 सिस्टर इन्हें कहा जाता है। इन्हें कौन से इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और इन 7 सिस्टर का एक ब्रदर है जो है सिक्किम। इन 7 सिस्टर का ब्रदर है जिसका नाम क्या है सिक्किम, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये क्या है त्रिपुरा, ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। अच्छा मेघालय छूटा, ये यहाँ पर है क्या बाबू, जब ऐसे चलेंगे यहाँ पर गारो खासी जयंती जैसी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। हाँ मेघालय मेघ धन आलय, यानी मेघ का मतलब ही होता है बारिश। मेघ का मतलब बारिश नहीं, मेघ का मतलब होता है बादल, है ना। आलय का मतलब होता है घर, यानी बादलों का घर, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है मेघालय में, ठीक है। तो उम्मीद है स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। तो 1-2 बार और आप भाई साहब देखना, उसके बाद कल फिर से हम आपको बताएंगे कि भारत पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। फिर तटीय
तट रेखाएं बता देंगे, स्थलीय रेखाएं बताएंगे, आधार रेखा बता देंगे, संलग्न क्षेत्र बताएंगे, कई सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, उसके बाद संलग्न क्षेत्र बताने के बाद में लेकिन आप लोगों से बस एक इतनी सी उम्मीद है कि आप लोगों से दरखास्त समझ लो या छोटे भाई का आदेश मान लो या रिक्वेस्ट मान लो। आदेश क्या ही, आदेश तो बड़े भाई का होता है ना। हाँ, तो बड़े भाई समझो, है ना। तो ये मान के चलना कि एक मैप ले लेना ना, जैसे कि नहीं हम लोग दुल्हन या दूल्हा देखने जाते हैं, और तो दुल्हन या दूल्हा का होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, भारत का आप मैप बनाते रहें या फिर एक मैप ले लें। ऐसे एक ये जैसे बुक है ना, ये देखो स्टूडेंट एटलस, ये बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया से इसमें ऐसे देखो दिए हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। देखो ऐसे दिए हैं, ये हर एक चीज़ को बढ़िया से, है ना। इसको बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ा गया है ना, बहुत बेहतरीन। आप लोग समझ पा रहे हैं इसकी क्या कंडीशन है, देख लो, बहुत बेहतर ढंग से। तो ये ले सकते हैं ना, और हर एक राज्य को आपको समझने में फिर जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप भी बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी, है ना। अगर बेहतर है, समझ में आ रहा है, तो फिर भाई साहब नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा आपके सामने। कल अगला वीडियो शूट किया जाएगा और आपके सामने दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, आप लोगों से देखते हैं। राम राम, दुआ सलाम, अलविदा। अलविदा क्या मतलब, जय हिंद, है ना।